Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज क्या है और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी जो E/m वैल्यू थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज के लिए। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के ऊपर या कैनाल रेज भी बोलते हैं इन्हें, या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट है। जो एक्सपेरिमेंट हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में था वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है यहाँ भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो हमने कैथोड यूज़ किया था, अगर हम बात करें कैथोड की यहाँ पर, तो जो कैथोड हमने यहाँ पर यूज़ किया है इस बार जो कैथोड है वो परफोरेटेड कैथोड है। वहाँ सिंपल कैथोड हमने यूज किया था, यहाँ पर कैसा कैथोड है हमारे पास, परफोरेटेड कैथोड। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड ही है, ये नॉर्मल है। तो 1836 की अगर आप बात करें तो 1836 में गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी और जब उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज किया बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंपल कैथोड, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज एनोड की तरफ से भी मूव कर रही हैं और एनोड की तरफ से जो मूवमेंट है उनका वो एनोड से कहाँ जा रही हैं, कैथोड की तरफ। और इन्हीं रेज को गोल्डस्टीन ने क्या कहा, एनोड रेज या कैनाल रेज। ठीक है, मोस्टली वही प्रॉपर्टी है इसकी भी जो कैथोड रेज की हमने डिस्कस करी है। तो अगर आप इसके बारे में लिखें, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन 1836 Goldstein performed an experiment by using perforated cathode परफोरेटेड कैथोड है क्या, तो परफोरेटेड कैथोड आप उस कैथोड को बोलोगे जिसमें होल प्रेजेंट होंगे। ये सिंपल कैथोड है, कोई भी होल नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ऐसी कैथोड यूज करें जिसमें होल प्रेजेंट हो तो उस कैथोड को क्या बोलेंगे आप, परफोरेटेड कैथोड। तो परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, ऐसी कैथोड जिसके पास होल्स प्रेजेंट हो, तो उस कैथोड को क्या बोलेंगे हम, परफोरेटेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप हैविंग a hole and he found that। और इन्होंने क्या पाया, जब परफोरेटेड कैथोड इन्होंने जब यूज करी तो इन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ तो रेज मूव करती है, लेकिन ये वाली कैथोड यूज करने के बाद कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी मूवमेंट देखा गया और इन्हीं रेज को बाद में क्या कहा गया, एनोड रेज। तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट a different type of rays are move from anode to cathode। रेज कहाँ से मूव करती दिखाई दी, एनोड से कैथोड की तरफ। और बाद में आफ्टर सम टाइम दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज। तो ये एनोड रेज की डिस्कवरी थी। अब बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एनोड रेज की, किन किन प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट हैं। तो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था, बस इसमें इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो कैथोड है वो परफोरेटेड कैथोड है और वहाँ पर जो यूज़ की थी हमने वो एक सिंपल कैथोड थी। एक्सपेरिमेंट सेम है, डिस्चार्ज ट्यूब का ही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हुआ था, यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कि एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
तो जिस टाइप से कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, उसी टाइप से एनोड रेज की भी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में ही होती है। तो अगर आप बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, ठीक। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि जो एनोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, या मूवमेंट इनका स्ट्रेट लाइन होता है। तो लिख सकते हैं हम कि दीज रेज आर मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, आर मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर आप, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम कैथोड रेज में जैसे मैकेनिकल इफेक्ट होता था, अगर आप उनके पाथ में कोई स्मॉल पेडल व्हील रख दें तो उसमें मूवमेंट जनरेट कर देते हैं, उसी टाइप से एनोड रेज के पास भी मैकेनिकल इफेक्ट होता है, ये भी किसी स्मॉल पेडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं। तो दीज रेज ऑल्सो हैव अ मैकेनिकल इफेक्ट, also have a mechanical effect, that is they can rotate a small paddle wheel, small paddle wheel। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप इन रेज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनोड रेज हैं वो डिफ्लेक्टेड होती है टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि इनका जो चार्ज टू मास रेशो है या E/m वैल्यू जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस चेंज करेंगे वैसे वैसे आपकी E/m वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन E/m वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप ही लिख सकते हैं द E/m वैल्यू मतलब चार्ज टू मास रेशो, द E/m वैल्यू फॉर एनोड रेज आर depends upon the nature of gas, दूसरी बात इसकी ये है कि अगर आप E/m वैल्यू फॉर एनोड रेज बात करें तो वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो आप आगे इसमें लिख सकते हैं एंड द E/m वैल्यू फॉर एनोड रेज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक। यह है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। और अगर लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, तो लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप E/m वैल्यू की बात करें फॉर एनोड रेज तो वो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू 9.58 इंटू 10⁷ कूलाम पर kg के इक्वल है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी है क्या एनोड रेज की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी इन केस ऑफ हाइड्रोजन the E/m value is maximum, E/m value is maximum and it is found to be
फाउंड टू बी 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम पर केजी। हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसकी ई बाई एम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो हमारे पास हाइड्रोजन की ई बाई एम वैल्यू आ गई 9.58 इंटू 10 की पावर 7। चार्ज हमें पता है, ई की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन एम 9.58 इंटू 10 की पावर 7। कैलकुलेशन करें तो यहाँ से मास आ जाएगा आपका 1.767 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ई बाई एम वैल्यू की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? मास। और ये जो मास है, ये जो मास यहाँ से कैलकुलेट होके आया है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। इसके बाद हम जो एनोड रेज थे इसे प्रोटॉन बोला गया, तो क्योंकि एनोड रेज की जो नेमिंग है बाद में प्रोटॉन बोल दिया इन्हें। और प्रोटॉन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना और उसका मास कितना है, और उसका जो मास है वो किसके इक्वल हो सकता है। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को प्रोटॉन ही बोला गया बाद में, और इसकी जो नेमिंग थी वो रदरफोर्ड ने की थी। तो बात करते हैं एनोड की, बात करते हैं प्रोटॉन की कि प्रोटॉन है क्या, उस पर चार्ज कितना है और उसका जो मास है वो किसके इक्वल होता है। तो ये सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल है जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, और इसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg है, और इस पर जो मास है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव सब एटॉमिक पार्टिकल which have 1 unit positive charge, 1 unit positive charge, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, which is equal to the mass of which is equal to the mass of हाइड्रोजन एटम। जो प्रोटॉन का मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के क्या है? इक्वल है। तो ये डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमने डिस्कस किया है आज। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर कर लिए हैं अपने लेक्चर में हमने। पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो ई बाई एम वैल्यू है फॉर एनोड रेज वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट गैसेज, और सबसे ज़्यादा ई बाई एम वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।